सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स क्या होता है इसके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक विल बी सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स एंड द सेकंड टॉपिक इज सर्विसस्केप. What is the meaning of servicescape and what are the types of servicescape? So today we are going to complete the two topics. ठीक है, किसी को कुछ पहले के टॉपिक में पूछना है सर्विस रिकवरी एंड पैराडॉक्स के बारे में? Anyone have any doubt in the previous topic? Toshi. मैम हम लोग सर्विस रिकवरी स्ट्रैटेजी पढ़े थे जिसमें कि 8 स्ट्रैटेजी था. सर्विस फेल सेफ, इनकरेज एंड ट्रैक कंप्लेन, act quickly, provide adequate explanation, treat customer fairly, cultivate relationship with customer, learn from the recovery experience and learn from lost customer. So all these are the various type of strategies for the service recovery. So tell me, what is the reason behind the service failure? Anyone is going to tell me about it? What is the basic reason of the service failure? क्या reason है service failure का? Raise your hand. Raise your hand. Tell me what is the meaning of why? What is the reason behind service failure? Yes, Toshi. मैम सर्विस फेलियर का रीजन है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर प्रॉमिस करता है पहले तो वो सेम चीज नहीं देता है तो सर्विस फेल कर जाता है. या कस्टमर को डिले करवाता है या कस्टमर का कंप्लेन नहीं सुनता है कोई, उसमें सर्विस फेलियर हो जाता है. या किसी पर्टिकुलर पैकेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बाकी सब प्रोडक्ट्स पे नहीं दिया जा रहा है तो उससे सर्विस फेलियर होने लगता है. हम ये सारे रीजन है. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फिर हम क्लास अपना नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स. लेट मी टेल यू इन अ शॉर्ट कि ऐसा बोला जाता है, ऐसा कंपनी मानती है. अब ये मिथ्या है या रियलिटी है इसके बारे में अभी 100% श्योरिटी नहीं है, बट कहीं कहीं पर ये सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स जो है वो काम आ जाता है, बट कहीं पर ये वर्क नहीं करता है. तो सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स ये बोलता है कि अगर कभी कोई सर्विस फेल हुआ, यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रेस्टो में गई और रेस्टो में मुझे खाना स्पॉइल दे दिया, मतलब सर्विस फेल हो गया, ऐसे केस में अगर मुझे कंपनी कंपनसेट करती है, यानी कि मुझे एक प्रॉपर सर्विस रिकवर करती है, कंपनसेट करती है, अपोलोजाइज करती है, तो ऐसे केस में अगर मैं उस जगह पे यानी उस रेस्टोरेंट की नॉर्मल कस्टमर हूं या फिर ओकेजनली जाने वाली कस्टमर हूं, तो हो सकता है कि मेरी लॉयलिटी इंक्रीज हो जाए, मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूं. ठीक है, ये पॉसिबल है कि जब आप एक बैंडेड बोल सकते हैं ना, एक वोंड पे जब आप जो सर्विस फेलियर का एक वोंड है, जब उस पे आप बैंडेड करते हैं तो रिकवर बहुत प्रॉपरली वो वोंड होता है और आप नेक्स्ट टाइम भी वही जो बोल सकते हैं बैंडेड यूज कीजिएगा. एक तरीका हम कह सकते हैं कि अगर आपने कोई भी सर्विस फेल किया है, कंपनी ने किसी कंज्यूमर को देने में गलती हुई है या कुछ भी ऐसा होता है और आप उसको रिकवर करते हैं, तो चांसेस हैं कि वो कस्टमर और भी ज्यादा आप पे ट्रस्ट करने लगेगा और हो सकता है कि वो और भी ज्यादा लॉयल हो जाए आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए. ऐसे पैराडॉक्स मतलब सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स में ये बोला जाता है. ठीक है, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में एक ग्राफ बना के दिखाया था, आज फिर वो ग्राफ को मैं बना रही हूँ. ठीक है, मान लो कि ये ग्राफ है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पर मान लो एक सेटिस्फैक्शन है. ठीक है, वाई एक्सिस पे सेटिस्फैक्शन है और यहाँ पर मान लो एक टाइम हम ले सकते हैं. तो यहाँ पर अगर सर्विस, यहाँ पर से अगर हमने कोई स्टार्ट किया सर्विस देना या फिर नॉर्मल सर्विस चल रही थी इस तरीके से, ये तरीका था, सेटिस्फैक्शन भी ठीक ठीक लेवल तक था और ये जो आपका ग्राफ था ये चल रहा था जब आप नॉर्मल सर्विस कोई कंपनी ले रही थी, तो कोई भी कंपनी कंज्यूमर को दे रही थी, तो ये उसका ग्राफ था. जैसे ही सर्विस फेल हुआ, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए कि सर्विस नीचे यहाँ फेल हो गया, ऐसे केस में जब हम सर्विस रिकवरी करेंगे तो ये हो सकता है इस सेटिस्फैक्शन लेवल को भी क्रॉस करके हमें और भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे. यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर जो है, यहाँ पर जो कस्टमर्स थे आपके,
वो विदाउट फेलवर वाले सर्विस वाले थे, यानी जो नॉर्मल सर्विस ले रहे थे, ठीक है। कस्टमर्स विदाउट सर्विस फेलवर, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कस्टमर विदाउट सर्विस फेलवर, कस्टमर विदाउट सर्विस फेलवर वाले जो थे वो इस लेवल पे चल रहे थे, यानी यहाँ उनका सेटिस्फैक्शन लेवल था, और ये नॉर्मल जो है वो सर्विस ले रहे थे कंपनी से, और उनको कोई भी ऐसा सर्विस फेलियर वाला इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ है। तो उनका अगर ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा कस्टमर था जो मान लीजिए कि वो नीचे आया, मतलब यहाँ पर वो फेल हो गया, सर्विस फेल का सीन हुआ, और उसको अगर हमने रिकवर कर दिया, तो ये जो बिना फेल वाले कस्टमर्स को जो सर्विस मिल रहा था उससे भी हाई लेवल सेटिस्फैक्शन रिकवर के बाद इसको पर्टिकुलरली इन कस्टमर को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पर लिखिएगा कस्टमर विथ सर्विस फेलवर, कस्टमर विथ सर्विस फेलवर एंड सक्सेसफुल रिकवरी, कस्टमर विथ सर्विस फेलवर एंड सक्सेसफुल रिकवरी, यानी कि यहाँ पर कस्टमर वो कस्टमर थे जो फेल हो गया, जिनका सर्विस को कंपनी ने गलत सर्विस डिलीवर कर दिया या प्रोवाइड कर दिया, और वो फेल हो गए थे सर्विस, बट जैसे ही रिकवर हुआ वो नॉर्मल जो कस्टमर हैं उनसे भी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए। तो ये पैराडॉक्स कहता है हम लोगों को। तो ये एक सिंपल सा एक ग्राफ ये बताता है कि अगर हम एक सक्सेसफुल रिकवर करते हैं फेल को, तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी जो है वो हायर सेटिस्फैक्शन की तरफ कंज्यूमर को मूव करेगा। जो नॉर्मल कंज्यूमर है जिनका कभी कोई सर्विस फेल ही नहीं हुआ है, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा अगर कस्टमर को सर्विस देने में गलती हुई है या कस्टमर सर्विस फेलियर के साथ है और उनका सक्सेसफुली उसको रिकवर किया गया है। तो ये पैराडॉक्स जो है ये इन शॉर्ट ये बोलता है। क्लियर हो गया सबको? सबने ग्राफ लिख लिया? यहाँ पर लिखिएगा कस्टमर विथ सर्विस फेलियर, यहाँ पर लिखिएगा कस्टमर विदाउट सर्विस फेलियर, सॉरी, और यहाँ लिखिएगा कस्टमर विथ सर्विस फेलियर एंड सक्सेसफुल सर्विस रिकवरी, एंड सक्सेसफुल सर्विस रिकवरी। यहां पर क्या लिखिएगा? कस्टमर विथ सर्विस फेलियर एंड सक्सेसफुल सर्विस रिकवरी, और इस वाले में लिखिएगा कस्टमर विदाउट सर्विस फेलियर, कस्टमर विदाउट सर्विस फेलियर। सब लोगों ने लिख लिया है? चलिए, तो ये पूरा सिनेरियो था सैप का, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स जो है आपका, ठीक है, SRP, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। एक मिनट, ठीक है। बट एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, व्हाट यू नोटिस, कि यहाँ पर सक्सेसफुल सर्विस रिकवरी की बात की जा रही है, यानी कि अगर आप सर्विस रिकवरी दे रहे हैं तो आप 100% उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो, या कंपनसेशन जो आप कर रहे हैं वो 100% हो। ऐसा ना हो कि आपने सर्विस फेलियर वाली कंडीशन को एक्सट्रीम फेल में आप लेके चले गए। रिकवरी जो भी करिएगा सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी जाके वो कस्टमर जो है वो नॉर्मल कस्टमर से भी हायर लॉयलिटी की तरफ, या बोल सकते हैं हायर सेटिस्फैक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। ये क्या हो रहा है, मतलब बार बार बच्चे लिखिए, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स रिलाइंग ऑन द एजम्पशन, यानी इस एजम्पशन पर ये टिका हुआ है, रिलाइंग ऑन द एजम्पशन that customers appreciate our fallibility, यानी कि मतलब कंपनी जो है वो सर्विस फेल हो रहा है कंपनी का, या फिर डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, appreciate our fallibility यानी FALL से fallibility, IBILITY, fallibility, and that the act of act of making things right, inverted comma में making things right,
actually strengthen, actually strengthen, actually strengthen, करते हैं फिर से मैम वो करंट मैसेज। तो यहाँ पर लिखिए सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स रिलाइंग ऑन द assumption that customers appreciate our fallibility, fallibility यानी फेलवर या फिर नीचे डाउनवर्ड की ओर बढ़ना, fallibility, and that the act of making things right, and that the acts of making things right actually strengthen the companies and customer bond, and companies and customer bond. ये क्या बताता है बेसिकली सर्विस पैराडॉक्स, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स, कि कंपनी ऐसा सोचती है कि अगर हम कभी सर्विस फेल हो जाते हैं सर्विस देने में, और अगर हम अपने उस गलती को सुधार लेते हैं, सही चीज करते हैं, डूइंग द राइट थिंग फॉर कंपनसेटिंग दूस फेलवर, इन दैट केस जो कस्टमर का और जो बेसिकली कंपनी है उनका बॉन्ड जो है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। ये चीज कौन मानता है? ये चीज कंपनी सोचती है। अब ये पैराडॉक्स मतलब रियलिटी कितना है इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा कमेंट नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चीजें जो है उसका ध्यान रखने का जरूरत है कि ये जो सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स है, दैट इज नॉट वर्क when the service failure is continuous, यानी कि और in a repetitive way, यानी कि बार बार अगर सर्विस फेल होता रहेगा, उस केस में आप जो है वो कितनी बार भी रिकवरी कर लीजिए लेकिन रिकवर का कंडीशन नहीं हो पाएगा। यानी अगर पहली बार ऐसा मिस्टेक करता है कोई कंपनी कंज्यूमर के साथ, तो अगर आप रिकवर करते हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ पहली गलती मान के कंटिन्यू कर ले, प्रोडक्ट सर्विसेज ले ले। लेकिन अगर आप ये चीज हर बार कीजिएगा, यानी मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ और हर बार मुझे ऐसे ठंडे खराब फूड्स मिल रहे हैं, तो वो कितनी बार भी रिकवर करने की कोशिश करे, ये पॉसिबल नहीं है। यानी चांसेस जो होते हैं सर्विस रिकवरी में वो एक बार ही होते हैं, एक या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 बार, रिपीटेटिव वे में चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो फेलवर होना चाहिए यानी सर्विस रिकवरी जो पैराडॉक्स है वो एक लेवल तक के फेलवर पे एक्सेप्टेबल है, यानी कि जो सर्विस आप रिकवर कर रहे हैं उसका एक लेवल होना चाहिए कि जो लॉस है वो कितना बड़ा है, यानी डैमेज जो है वो कितना बड़ा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कोई मेडिसिन ले लिया और मैंने जिसको भी मेडिसिन दिया उसकी डेथ हो गई एग्जाम्पल के लिए, तो इन दैट केस द कंपनसेशन जो इसमें होगा, आप कितनी भी सर्विस रिकवरी दीजिए, इट कांट बी इन द सेम स्टेट। पर्सन जिसकी डेथ हो गई उसे जिंदा हम नहीं कर सकते। समझ में सिचुएशन आया कि जो आपका जो लॉस है वो कितना सीवियर है, उस पे डिपेंड करता है आपका जो सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स है। यानी कि कुछ कंपनीज ये मानती हैं कि पैराडॉक्स मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि कस्टमर जो है वो ज्यादा लॉयल और सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन ये उन्हीं सिचुएशन पे सूट करेगा जब आपका जो लॉस, जो आपका फेलवर जो है वो रिपीटेटिव वे में ना होता हो, पहला। दूसरा, जो आपका डैमेज हो जो मतलब आप जो डैमेज हो वो सीवियर ना हो, यानी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ना हो कि उसका कोई सिचुएशन उसको रिकवर कर ही नहीं सके इंसान, तो ये दूसरा। और थर्ड ये होना चाहिए कि मतलब जो कस्टमर है उसका कभी पहले फर्म के साथ फेलवर वाला सिचुएशन आया हो, वही वाले सेम बात हो गई, ठीक है। और जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है जिसने फेलवर को फेस किया या फिर जो सर्विस फेलवर का बोल सकते हैं विक्टिम है इन शॉर्ट, वो जो पर्सन है उसको इतना पता होना चाहिए कि ये जो फेल हुआ है इसको कंट्रोल करने की क्षमता कंपनी के पास है। तो इन सब केसेस में हो सकता है कि आपका सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स जो है वो सुटेबल हो जाए और वो काम आ जाए। यानी मैंने क्या क्या चीजों के बारे में बताया कि अगर आपका जो मिस्टेक है वो रिपीटेटिव वे में नहीं हो रहा है, यानी कि गलती से और एक आध बार ऐसा कभी हो गया, ऐसे एक्सट्रीम केस कभी ऐसा नहीं होता है, पहली बार हो गया, रिपीटेटिव नहीं है, पहला।
दूसरा जो है, ये इतना सीवियर नहीं होना चाहिए कि भाई आप उसको कंपनसेट ही ना कर पाए। सीवियर कंडीशन में आप कितनी भी कंपनसेशन दे दीजिए, मुआवजा दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। तो कितना बड़ा लॉस है वो डिपेंड करता है। अगर लॉस ज्यादा नहीं है, अप टू द मार्क है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, वो डैमेज है, तो उसको तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है, ठीक है। अगर कभी हम लोग क्लोथ्स मंगवाते हैं तो कई बार आ जाता है साइज की प्रॉब्लम एंड एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसकी क्वालिटी प्रॉब्लम, तो वी कैन एक्सचेंज इट। अगर डिलीवरी टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है तो कंपनसेट करने के लिए कई बार तो फूड डिलीवरी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट भी फूड दे देते हैं। तो लाइक दे आर डूइंग द लॉट्स ऑफ थिंग, जो चीज कंपनसेट किया जा सके, तो वो सारी अप टू द मार्क है, तो वो। और तीसरा कंडीशन ये बताया मैंने कि कंज्यूमर के अंदर ये ट्रस्ट वाली बात होनी चाहिए कि जो भी फेलवर हुआ है वो कंपनी के हाथ में है और उसे सुधारा जा सकता है। जब ये बिलीफ होगा तो ऐसे केस में आपका सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स जो है वो काम आ सकता है। समझ में आया? यस मैम। पैराडॉक्स में और भी चीजें लिख लीजिए। द सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स थ्योरी, ये लिखवाया था क्या? एडवांसेस द कंटेंशन, मुझे लग रहा है लिखवाया है आप लोगों को। लिखवाया तोशी? लिखवाया है ना? यस मैम। कंटेंशन वाले वर्ड से मुझे याद आ गया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ ज्यादा जरूरत है इसमें सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स में, ठीक है। अब सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स को एक टर्म लिखा है कि व्हाई डज सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स गेट नो रिस्पेक्ट। तुम्हारी क्लास के आज बच्चे जो है ना पढ़, कि यहाँ पे एक टर्म है कि व्हाई डज सर्विस रिकवरी गेट नो रिस्पेक्ट, क्यों सर्विस रिकवरी को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट है कस्टमर एक्विजिशन इज अट्रैक्टिव, यानी कि मार्केट जो है कंडक्ट करता है एक्सपेंसिव रिसर्च वगैरह पीस पर, 4 पीस वगैरह पे, प्रोग्राम पे, ठीक है, बिग बक्स, बहुत सारे पैसे लगाते हैं, सेल्स ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं मार्केट शेयर को, ठीक है। एंड इतना करने पर भी इफ दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द सर्विस इज फेल्ड, इन दैट केस ऑब्वियसली व्हाई कस्टमर इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर service recovery wala term, because if they are thinking that after doing such research and all the things still they are failing, तो ऐसे केस में आपका ब्रांड इमेज तो वहीं पर थ्रैश हो गया, यानी कि खराब हो गया, ठीक है। और सर्विस रिकवरी ना कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ थिंग which it is not a marketing strategy actually, it is a thing which we just need the company need to do as a responsible person या responsible organization. it is not attractive, कोई attractive चीज नहीं है, और कभी भी कोई कंपनी खुद नहीं चाहती कि कभी कोई सर्विस फेल हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप निगोशिएट कर भी किसके साथ रहे हैं? एंग्री कस्टमर के साथ, यानी कि जो गुस्से में है कस्टमर्स, आप उनके साथ निगोशिएशन का काम कर रहे हैं, उनको कंपनसेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कस्टमर कहीं और मूव ना हो। तो दिस इज नॉट द बेसिकली अ थिंग विच कंपनी इज डूइंग हैप्पीली, बट कंपनी इज डूइंग इट विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है। दूसरी चीज कि कस्टमर आपके ब्रांड को जहां पर देख रहा है, अगर आप वहां पर इन चीजों में गड़बड़ कर रहे हैं, आपका ब्रांड का नाम में इक्विटी है अच्छा खासा, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, वंस आई बाउट बाटा सैंडल फ्रॉम द बाटा शोरूम, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि आई बाउट इट फॉर अराउंड 2700 एंड एक दिन बारिश में वो गीला हो गया, वो खराब हो गया, वो विद इन उस समय वो वारंटी पीरियड में था। तो आई व्हाट दे सेड कि उसको उन्होंने ठीक करा के मुझे दे दिया, लेकिन व्हाट दे सेड कि मैम ये बारिश में तो ये प्रॉब्लम होगी, तो फिर उन्होंने मुझे कंपनसेट जरूर कर दिया, बट मेरे दिमाग में वो बात आ गई कि लाइक इतना पैसा लगाने के बाद इफ आई एम गिविंग सच अमाउंट एंड इफ मुझे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे इस ब्रांड से कुछ नहीं खरीदना है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज ऑलवेज हैपन अगर आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा और आपसे ऐसा फेल होने की उम्मीद नहीं कर रहा है कोई कंज्यूमर, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये कोई अट्रैक्टिव कोई काम नहीं है कि भाई खुशी खुशी किया जाए, ठीक है, आप एंग्री कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स था जो बताता है कि सर्विस रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल चीज नहीं है, बट दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल थिंग।
ये था आपका सर्विस रिकवरी। किसी को कोई डाउट है जो सुने? या फिर उसको सर्विसेज स्केप भी बोलते हैं, सर्विसेज स्केप, सर्विसेज स्केप या सर्विस स्केप। सर्विस स्केप क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस स्केप? सर्विस स्केप एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए जब आप अपने कॉलेज में रिसेप्शन एरिया पे जाते हैं तो वहां पर एक फिजिकल एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड विद द बुक्स, रिलेटेड विद द एडमिशन, रिलेटेड विद द फीस, तो आप वहां पर शॉर्ट आउट करते हैं। तो सर्विस स्केप एक एनवायरनमेंट को डिनोट किया जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट को, जहां पर सर्विस को लिया जाता है या सर्विस दिया जाता है। काइंड ऑफ वी कैन से कि जहां पर सर्विस गिवर एंड सर्विस टेकर जो है इंटरेक्ट करता है एक फिजिकल एनवायरनमेंट में, उसको हम सर्विस स्केप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ के एनवायरनमेंट को, जैसे आप नहीं कहते हैं कहीं पर भी आप जाते हैं घूमने फिरने भी अगर आप जाते हैं तो एक वर्ड नहीं बोलते हैं कि यार वहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। वी आर यूजिंग दिस टर्म वेरी सो मेनी टाइम्स दैट अरे वहां रेस्टो गए ना उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, अरे वो मॉल गए ना वहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। व्हाई वी आर यूजिंग सच वर्ड? बिकॉज जो सर्विस स्केप जो है वो एनवायरनमेंट को शो कर रहा है। अगर एक गुड और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है तो वहां पर सर्विस जो है स्मूथली आप दे सकते हैं एंड आप परचेज कर सकते हैं। तो सर्विस स्केप का क्या मतलब है उसको लिखिए। Service scape is defined as the physical environment where a service can take place. Service escape is defined the physical environment where a service can take place. Service can take place. Physical evidence आपने पढ़ा है ना, physical evidence 5-7 P's में, तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड टर्म है ये। जब हम आगे करते जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बट मैं डिफरेंशिएट करती जाऊंगी। ठीक है, चलिए। Service escape defined as the physical environment where a service can take place. जहां सर्विस है जो वो वहां पर बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है या फिर सर्विस परचेज और सेलिंग का काम होता है, सर्विस मिलता है। ठीक है, आगे लिखिए। it helps to analyze and identify the impact of a good environment. It helps to analyze and identify the impact of a good environment on the service-based industry. It helps to analyze and identify the impact of a good environment on the service-based industry. यानी इन शॉर्ट आप इसको ये भी कह सकते हो कि जहां सर्विस इनकाउंटर हो रहा है, यानी जहां पर कंज्यूमर और जो आपके मार्केटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, सर्विस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, उस पूरे इन्वायरमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सर्विस स्केप। सर्विस स्केप आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा कि कैसा इन्वायरमेंट है, यानी इन्वायरमेंट अच्छा है, बुरा है। और आप अगर सर्विस एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है किसके लिए? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, सर्विस वहां कैसे कंज्यूम हो रहा है, सर्विस को हमें कैसे डिलीवर करना है, ये सारे सेटिंग्स के साथ एक तरीके से सर्विस स्केप डील करता है। तो अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि सर्विस स्केप है, हाँ सर्विसेज स्केप या फिर सर्विस स्केप। रुक जाइए, स्पेलिंग बता रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। SKEP ना मैम, SKEP ना जी मैम। ये देखिए SERVICE सर्विस, और यहाँ पे स्केप SCAPE सर्विस स्केप, या सब साथ में, ये पूरा वर्ड साथ में है, एक साथ लिखिएगा। ठीक है
कुछ लिखिए सर्विस स्केप डील इन द सेटिंग where a service is consumed or delivered service escape deals in the where a service is consumed, यानी सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है, सर्विस इज कंज्यूम्ड, और डिलीवर्ड यानी सर्विस दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, सर्विस is consumed or delivered, and the place where both the company and customer interact with each other. Servicescape deal in the setting where a service is consumed or delivered, and the place where both company and customer interact with each other, that is also known as service encounter. ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट पता है क्या है? ये पावरफुल इम्पैक्ट ये है कि कस्टमर जो है ना एसेस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, और उसके परसेप्शन पे कंज्यूमर के इफेक्ट पड़ेगा, उनके रिस्पॉन्स पे। जितना अच्छा सर्विस स्केप होगा, जितना बेटर होगा, जितनी अच्छी वहां की एनवायरनमेंट होगी, उतना ही बेटर आपका कंज्यूमर का रिस्पॉन्स होगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसस्केप? सर्विसस्केप क्या है? बेसिकली दैट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट वेयर देयर इज अ सर्विस एनकाउंटर इज डन, or we can say company and customer interact with each other. The positive environment, or we can say a positive service escape positive nahi, bas a good service escape help customers to analyze the company's brand, company system, उसको एनालाइज करने में, वहां की सर्विस को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर्विस escape। क्लियर हो गया? एस्पेक्ट्स क्या क्या है सर्विस escape के? क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, यानी क्या क्या तरीके से सर्विस escape बेसिकली हेल्प लेता है, क्या क्या तरीका है सर्विस escape का। ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट को बनाने में कैसे कस्टमर को कंफर्ट करने के लिए किस तरीके के कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है सर्विस escape के यूज होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए स्पैटियल, ASPATIAL, स्पैटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी। बोलो बेटा तोशी, इसमें आवाज नहीं आ रही। एस्पेक्ट, AS लिखिए, ASPECTS, एस्पेक्ट, ASPECTS, एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसस्केप, एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसस्केप, एस्पेक्ट्स ऑफ सर्विसस्केप। Spatial layout and functionality, ठीक है, जहां पर बेसिकली स्पैटियल लेआउट का मतलब क्या होता है कि आपने फर्नीचर्स वगैरह को कैसे अरेंज किया हुआ है, यानी वहां के एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, उस फिजिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आपने वहां पर जो फर्निशिंग जो है वो आपने कैसे कर रखी है। ठीक है, आपने इक्विपमेंट्स को कैसे सेट कर रखा है, मशीनरी को आपने कैसे रखा है, ठीक है, उनकी शेप क्या है, उनकी साइज क्या है, इन सबको हम स्पैटियल लेआउट कहते हैं। ठीक है, स्पैटियल रिलेशनशिप और फंक्शनैलिटी क्या है, यानी कि बेसिकली वो किस तरीके से काम कर रहा है, सेल्फ सर्विस सेटिंग है या फिर वो खुद से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे सर्विस को हैंडल किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं स्पैटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी। अब जैसे एग्जांपल के लिए एटीएम ले सकते हैं, तो एटीएम क्या है, बेसिकली आपका सेल्फ सर्विस है। ठीक है, सेल्फ सर्व, आप खुद से जाते हैं, मशीन को यूज करते हैं और सर्विस लेते हैं और पैसा निकाल कर लेकर आते हैं, राइट। अब तो कुछ एटीएम्स ऐसे भी हैं जहां पर विड्रॉल के साथ साथ आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं कैश। ठीक है, तो सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट कुछ एग्जांपल्स हो गया कि वहां की फंक्शनैलिटी कैसी है, जहां पर आपको खुद से सेल्फ सर्विस लेना है, यानी कि खुद से रेस्टोरेंट में बिलिंग करना है और ट्रे को उठाकर खुद अपने टेबल तक ले जाना है। कुछ इंटरनेट शॉपिंग हो गया, जहां पर आपको शॉपिंग करने के लिए पेजेस या फिर ई कॉमर्स के साइट्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, तो ये सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं इसके। तो यहाँ पर स्पैटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी का मतलब, सबसे पहला स्पैटियल लेआउट मतलब फिजिकल लुक क्या है पर्टिकुलर एरिया का,
जहां पर कस्टमर और जो कस्टमर्स और जो कंपनीज जो है वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सर्विसेज या बोल सकते हैं वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं। अब स्पैटियल लेआउट फिजिकल और ऑनलाइन दोनों में काम आएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट को जब आप ओपन करिएगा तो जो वो प्रोडक्ट शो करते हैं उसका तरीका अलग हो सकता है, अमेजोन का अलग होगा, उनकी डिजाइनिंग अलग होती है, पेज को अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। बट और अगर कभी आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, रेस्टो में जा रहे हैं, तो वहां पर भी अलग तरीके से फर्निशिंग होती है। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर कोई क्लब्स में जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर लॉन्ग टेबल, लॉन्ग चेयर्स वगैरह लगे होते हैं, थोड़े कंफर्टेबल टाइप वाले, फंकी टाइप के चेयर्स। क्लियर है ना? कुछ कलरफुल ब्राइट कलर्स। तो ये सारे स्पैटियल लेआउट्स को बताते हैं। और आपने अरेंज कैसे कर रखा है, यानी कि जो अरेंजिंग सिस्टम है उसको कैसे कर रखा है, राउंड टेबल के साथ उसको चारों तरफ से चेयर्स लगा रखे हैं, ठीक है। आपने कर्टन्स वगैरह किस तरीके से यूज कर रखा है वहां के एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए। तो स्पैटियल लेआउट जो है, इसमें लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैटियल लेआउट। लिखिए, स्पैटियल लेआउट इज अबाउट द वे यू अरेंज, अबाउट द वे we arrange, लिखिए, a way we arrange the furnishing equipments, machinery, arrange the furnishing equipment, machinery, sorry, their shape, size, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मशीनरी का एग्जाम्पल लें तो जैसे कभी मैं एक बार मैं हॉस्पिटल गई, ठीक है, और मुझे आईज दिखवाने थे, तो व्हेन आई एंटर्ड आई सॉ दैट इन अ वेरी प्रॉपर वे ईच एंड एवरी मशीन वाज लोकेटेड इन द पर्टिकुलर एरिया। लाइक वो पहले इस वाले में अगर आपको 4 मशीन में चेक करना है तो फर्स्ट अरेंज प्रॉपरली था कि फर्स्ट आप इसमें आइएगा, फिर सेकंड आप इसमें, फिर थर्ड आप इसमें, फिर फोर्थ इसमें। तो लाइक एक अरेंजमेंट कैसा है वहां की मशीन्स का, इक्विपमेंट का, फर्नीचर्स का, तो इसको हम कहते हैं स्पैटियल लेआउट फर्स्ट। एंड इसके साथ है फंक्शनैलिटी, यानी कि यहाँ पर आपकी फंक्शनैलिटी मतलब किस तरीके से आप फंक्शन कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट के साथ, सर्विस के साथ कंपनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है। कस्टमर को क्या खुद से सर्विस लेना है या फिर वो खुद से सर्विस दे रहे हैं, खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी कैसी है, तो जो स्पैटियल लेआउट फंक्शनैलिटी है कि सेल्फ सर्विस सेटिंग क्या है, मतलब किस तरीके से सेल्फ सर्विस सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। कस्टमर कई बार सर्विस खुद हैंडल करते हैं तो उसमें लिख सकते हैं एटीएम, इंटरनेट शॉपिंग और सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट, या फिर बोल सकते हैं फास्ट डिलीवरी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। ये क्विक डिलीवर रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे आपके आ जाएंगे स्पेटियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी में। आगे बढ़ते हैं, मैंने सोचा 2 मिनट रेस्ट ले। साइन, सिंबल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। एक साइन जो है एक एक्सप्लिसिट सिग्नल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट सिग्नल, यानी कि जब आप कोई भी चीज को देख करके, जैसे फिजिकल एविडेंस में जब हम डोमिनोज के बाहर खड़े होते हैं तो उसका एक बेसिकली बोर्ड, बिलबोर्ड को देखकर, उसकी होर्डिंग्स को देख के वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द डोमिनोज, राइट। तो यहाँ पर एक साइन जो है एक एक्सप्लिसिट सिग्नल है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका है कंज्यूमर को बेसिकली कंपनी के लिए, ठीक है। कस्टमर को एक फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए कम्युनिकेट करने का तरीका है, क्या है आपका ये सिग्नल, साइंस वगैरह, ठीक है। ये जो है ये डिस्प्ले दोनों तरीके से होते हैं। कई बार आप देखते हैं कि बाहर के बोर्ड्स लगे होते हैं जो एक्सटीरियर होते हैं, कुछ जगह पे आप देखिएगा इंटीरियर कम्युनिकेशंस वगैरह भी होते हैं, जैसे आपके साइंस बने होते हैं दैट इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड द मेन सेक्शन यू कैन मूव टुवर्ड दैट, राइट। तो एक सिग्नल्स और साइन जो होते हैं वो दोनों तरीके से आपको मिल सकते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। जैसे आप लोग कभी भी मॉल जाते होंगे या रिलायंस ट्रेंड गए होंगे, बिग बाजार गए होंगे, तो आप लोगों को बोला जाता है कि लाइक ऊपर में लिखा होता है कि क्लोथ सेक्शन अपवर्ड। तो ये सारे सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं एक तरीके के आपके किस में आते हैं, सर्विस स्केप में एनवायरनमेंट बिल्ड करने। तो ये एक एस्पेक्ट है आपका। नेक्स्ट जो है साइन में आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वहां डिपार्टमेंट्स का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा, ब्रांड का नाम होगा, कुछ आपके एंट्रेंस के रूल्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर होंगे जैसे कि नो स्मोकिंग, ठीक है। फिर बी अवेयर, कुछ आगे अगर है कुछ अवॉइड करना है तो, ठीक है, वेट फ्लोर, इस तरीके का आप एक
सिग्नल वगैरह जो है हम प्रोवाइड करते हैं एक इन्वायरमेंट में, ताकि कस्टमर को कोई अनकंफर्टेबल ना हो, कस्टमर उनके लिए इनकन्वीनियंस ना हो। क्लियर है? तो ये एक तरीका होना चाहिए साइन का कि भाई आप बेसिकली जो साइन जो है, साइन का रोल सिंबल का और आर्टिफैक्ट्स का। सिंबल कई बार हम देखते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि नाइकी का है कोई सिंबल वगैरह, लोगो वगैरह है, ठीक है, तो हम ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये साइन से हमें ये पता लग रहा है, ठीक है। लेंस कार्ट हो गया, मैम बहुत तरीका है। जिंगल्स वगैरह भी रहता है मैम, जिससे कंपनी के बारे में पता चलता है। ठीक, चलिए आगे इसमें लिख सकते हैं कि द साइन जो है, लिखिए इसमें, sign is the one of the most explicit signal, sign is the most explicit signal that can communicate directly with customer in a physical environment, ठीक है। एक फिजिकल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट करने का तरीका क्या हो सकता है? सिग्नल्स हो सकते हैं। और आगे लिख सकते हैं इंटीरियर सिग्नल्स एंड एक्सटीरियर सिग्नल्स, ठीक है, इंटीरियर सिग्नल्स एंड एक्सटीरियर सिग्नल्स। अच्छा, ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ सिग्नल्स कई बार कॉलेज वॉलेज पास होता है ना, तो ऐसे एरो लिख करके रोड वगैरह पे बना होता है कि दिस पर्टिकुलर कॉलेज इज देयर। देखा है ये चीज होता है, बिहार में है ये चीज, पर मुझे बिहार का नहीं पता, बट वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास क्या है, विश्वविद्यालय आप जैसे एंटर करोगे, आप लोगों ने सबसे अच्छा एक कम्युनिकेशन देखा होगा, जहाँ जू के पास आप लोगों ने मधुबनी पेंटिंग देखा होगा। किसी ने देखा है मधुबनी पेंटिंग एंड ऑल बने हुए हैं? और फिर स्वच्छ भारत अभियान के लिए कुछ पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो इस तरीके का ये एक सिग्नल क्या बताता है कि भाई हमें पटना सिटी को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। तो ये एक तरीके के वॉल पेंटिंग्स एंड ऑल ब्यूटी दिखाता है, आपके बोल सकते हैं इनक्रेडिबिलिटी को बताता है, कि आपके ब्रांड के बारे में बताता है। तो ये आर्टिफैक्ट्स में आएंगे कि यानी कि आप डिजाइन कैसा बना रहे हो, ड्रॉ कैसा कर रहे हो। जैसे दिल्ली में आईएनए मेट्रो स्टेशन पे पूरा का पूरा पेंटिंग बना हुआ है, बहुत अलग टाइप के पेंटिंग है, बहुत देर तक खड़े होने के बाद समझ आएगा कि व्हाट डज इट मीन। तो लाइक ये भी कहीं ना कहीं एक ब्यूटी को शो करता है। कंपनीज जो है वो अपने ब्रांड के लिए इसको यूज कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स को, साइंस को, सिंबल्स को। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट हो गया। पहला क्या था? स्पेशियल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी। द सेकंड वन इज साइन, सिंबल्स एंड द आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट लिखिए एम्बिएंट कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिएंट? एम्बिएंट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। जैसे स्मूथ, वहां पर आसपास कभी भी आप मॉल वगैरह में एंटर करिएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि वहां पर कई बार बहुत सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा होता है, एक एयर फ्रेशनर सा होता है, एक एम्बिएंट बना होता है, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा फ्लोर, बिल्कुल क्लीन। तो ये एक एटमॉस्फेयर, एम्बिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप एंटर करते के साथ वहां के कलर को देखिएगा, वहां के वॉल्स को देखिएगा, जब आप एंटर कीजिएगा वहां पर म्यूजिक चल रहा होगा आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करना। कई बार आप किसी मॉल में जब किसी भी ब्रांड की शॉप में जाइएगा तो आप एक नोटिस कीजिएगा, सबसे ज्यादा वहां आपको पीस मिलेगा, कोई लोग शोर नहीं कर रहा, ज्यादा नॉइज नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर नॉइज होगा तो कहीं ना कहीं वो एम्बिएंट या बोल सकते हैं एम्बियंस खराब कर रहा है वहां की जगह का। तो जो लिखिए एम्बिएंट कंडीशन क्या होता है, तो इसमें लिखिए दैट इज अ बैकग्राउंड कंडीशन है, एक बैकग्राउंड कंडीशन है ऑफ एन एनवायरमेंट, द बैकग्राउंड कंडीशन ऑफ एन एनवायरमेंट। लाइक कलर कैसा यूज किया हुआ है, कलर, नॉइज का क्या सिचुएशन है, मतलब वहां हल्ला गुल्ला शोर शराबा तो नहीं है, नॉइज, म्यूजिक, साउंड, लाइटिंग, वहां पे लाइट्स कैसे यूज किए हुए हैं। अच्छा, आप लोग में से जो पीएनए मॉल तो हमेशा जाते होंगे क्योंकि आसपास ही पीएनए मॉल था आपके कॉलेज के, तो कभी नोटिस किया था कि वहां पर मतलब कलर का जो पैटर्न होता है नॉर्मल शॉप से थोड़ा अलग होता है? स्मृति पार्क मैम, बुद्धा स्मृति पार्क, ठीक है। तो एक सिचुएशन जो होता है, एक ब्यूटी बोल सकते हैं वहां का एनवायरनमेंट का, जैसे वहां के कलर्स देखिएगा, येलो कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, लाइट कलर्स ऐसे यूज होते हैं।
तो वहां पर जो बेसिकली किस तरीके का साउंड है, लाइटिंग है, वो बेसिकली इंक्लूडेड होता है एम्बिएंट कंडीशन में। तो इसमें आप लोगों ने लिख लिया द बैकग्राउंड कंडीशन ऑफ एन एनवायरमेंट लाइक कलर, नॉइज, म्यूजिक, साउंड, लाइटिंग एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन एम्बिएंट कंडीशन। ठीक है, एम्बिएंट कंडीशन बेसिकली एम्बिएंट जो होता है ना, हमारे 5 जो सेंसरी हैं, यानी कि हमारे आईज, नोज, माउथ, ये टंग कहते हैं, ईयर, है ना, तो इसके लिए बेसिकली ये उस तरीके से अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर को, लाइक एक इम्पल्सिव वे में अट्रैक्ट करने के लिए एम्बिएंट कंडीशन को हम यूज करते हैं। अगर आपका कोई अच्छा ब्रांडेड शॉप है या फिर एक सर्विस सेक्टर है, जैसे आप जितना अच्छे सर्विस सेक्टर में आप जाइएगा, आप देखिएगा वहां का एम्बियंस उतना बेटर होगा। लाइक मैंने बताया था आप लोगों को, शायद आई शेयर दिस विथ यू, when I entered in Medanta, in Lajpat Nagar there is Medanta. So when I entered there, like I can't believe that this is a hospital or a 5-star hotel. Like that kind of cleanliness, that kind of atmosphere, the people were so sophisticated. मतलब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा ना कि सारे हाई क्लास एंड हाई प्रोफाइल के लोग ज्यादातर थे। ठीक है, क्वालिटी भी वैसा है, सर्विस भी काफी कॉस्टली है। सो दिस इज द वे, दिस इज द एम्बिएंट, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ का फ्लोर, वहाँ के साइन इतने साफ सुथरे, क्लियर, द वे ऑफ टॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, राइट। तो ये एक तरीके से एक एम्बियंस क्रिएट हो रहा है। ये जो बेसिकली जो एम्बिएंट कंडीशन है, ये हमारे 5 सेंसेस को बेसिकली इफेक्ट करता है, हमारे माइंडसेट को, हमारे परसेप्शन को, हमें पीसफुल माइंड देता है, यानी शांति देता है हमें। स्ट्रेस अगर मुझे है, मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा है एंड आई एम इन स्ट्रेस, एंड व्हेन आई एंटर्ड इन सच काइंड ऑफ एम्बियंस, मे भी हो सकता है कि मुझे थोड़ी शांति मिले, स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। तो ये चीज भी हमारे किसमें आएगा, सर्विस स्केप के एस्पेक्ट में, एम्बिएंट कंडीशन। ठीक है, लिख लिया सबने, लिख लिया सबने? ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या क्या है सर्विस स्केप के, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सर्विस स्केप, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सर्विस स्केप, क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं सर्विस स्केप में। तो खैर ये आपके एस्पेक्ट की तरह ही है, बट वर्ड्स हैं तो उसको एक बार लिख लीजिए। सर्विस स्केप के लिखिए। एक जो आपके फैसिलिटी एक्सटीरियर है, फैसिलिटी एक्सटीरियर में क्या क्या हो सकता है, पार्किंग, साइनेज, वही सारी चीजें होंगी, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। इसमें हो सकता है आपका लैंडस्केप क्या है, एक्सटीरियर डिजाइन क्या कर रखा है आपने अपने बिल्डिंग के बाहर, या आप सर्विस प्रोवाइडर है तो बिल्डिंग के बाहर का क्या सिचुएशन है। बहुत जगह पे देखिएगा आप लोग कि साइड में आपके वो गार्डनिंग टाइप की चीजें होती हैं, प्लांट्स लगे होते हैं। तो लाइक आपने लैंडस्केप, आपकी एक्सटीरियर डिजाइनिंग क्या है, बिल्डिंग का डिजाइन क्या है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि जो बिल्डिंग आपकी खड़ी है वो आसपास कौन से एरिया में है। अगर मान लीजिए कि अगर बहुत ही पॉश एरिया में होगी तो बेटर होगा। ठीक है, आसपास कोई ऐसा नहीं है कि वहां पर बोल सकते स्लम एरियाज में वगैरह में अगर है तो वो भी एक एनवायरनमेंट को अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास उस एरिया का क्या है सिचुएशन, पार्किंग का क्या सीन है, यानी पार्किंग कैसा है, पार्किंग, साइनेज क्या है। तो ये सारी जो है ये एक तरीके से एक्सटीरियर वे में हम सर्विस स्केप को नोटिस करते हैं, एक्सटीरियर वे में, बाहर तरीके से, बाहर से हम क्या परसीव कर रहे हैं बेसिकली पर्टिकुलर कंपनी से। और इंटीरियर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे आपका म्यूजिक हो गया, लेआउट हो गया, डिजाइनिंग हो गया, फर्निशिंग हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, एयर कंडीशन हो गया, एयर क्वालिटी टेम्परेचर हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया। बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने फिजिकल एविडेंस में पढ़ा था, जैसे यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड वगैरह, वर्चुअल सर्विस स्केप हो गया, ब्राउचर्स हो गए, ब्रोचर्स वगैरह जिनको हम कहते हैं, वेब पेज हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विस स्केप। लाइक ये सारी चीजें मिलके सर्विस स्केप बनाती हैं। 10 भी याद रखोगे। बोलो बेटा। पहला पॉइंट क्या था मैम, एक्सटीरियर और इंटीरियर वाला? एक्सटीरियर वाले में आपका है लैंडस्केप, एक्सटीरियर डिजाइन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पार्किंग, साइनेज,
फैसिलिटी इंटीरियर में क्या है? व्हाट इज इन द फैसिलिटी इंटीरियर? म्यूजिक, लेआउट, इक्विपमेंट्स, यानी इंटीरियर की बात हम कर रहे हैं, इंटीरियर। एयर क्वालिटी टेम्परेचर, वहां की एयर क्वालिटी टेम्परेचर क्या है? इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग कैसा वहां का? और बाकी और भी अदर्स में कुछ और भी चीजें हैं जो सर्विस स्केप को बनाने में हेल्प करता है, जैसे वहां का आप कह सकते हैं वर्चुअल सर्विस स्केप, ब्राउचर्स वगैरह, यूनिफॉर्म्स वगैरह, बिलिंग स्टेटमेंट, जैसे जिसपे आप बिलिंग करके दे रहे हो, बिलिंग स्टेटमेंट, वेब पेजेस यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया में जो उनके एडवर्टीजमेंट के वेब पेजेस हैं, यानी जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है उनको भी आप देख सकते हैं। वहां का यूनिफॉर्म क्या है, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे रेडी कर रहे हैं, वहाँ की स्टेशनरी यानी टेबल, चेयर्स एंड ऑल, ये सारी जो चीजें हैं वो सारी कैसी हैं, बिजनेस कार्ड्स वगैरह कैसा है, यानी कार्ड्स वगैरह कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे आपके सर्विस स्केप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सर्विस स्केप, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्विस स्केप जो है उसमें आप लोग सिर्फ नाम लिख लीजिए, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, फ्राइडे को करेंगे सर्विस स्केप के टाइप्स, ठीक है। चलिए लिखिए टाइप्स ऑफ सर्विस स्केप, नाम लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। लिखिए लीन सर्विस स्केप, लीन LEAN, लीन सर्विस स्केप, लीन सर्विस स्केप, लीन LEAN, लीन सर्विस स्केप, ठीक है। टाइप्स लिख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सर्विस स्केप, एलिमेंट्स लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, एस्पेक्ट्स लिख लिया, मीनिंग लिख लिया। अब हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्विस स्केप एनवायरनमेंट, और इसके बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक होगा शायद इसमें, तो वो भी देखते कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक में। लीन सर्विस स्केप लिख लिया, लीन LEAN, लीन सर्विस स्केप। नेक्स्ट लिखिए इलैबोरेट सर्विस स्केप, ELABORATE, इलैबोरेट सर्विस स्केप, इलैबोरेट सर्विस स्केप, ठीक है। तो ये दो तरीके के सर्विस स्केप है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा फंक्शंस कर लेंगे सर्विस स्केप का, और ये दो टाइप ऑफ सर्विस स्केप है उसको कर लेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट? और कौन कौन से बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं रोल नंबर 1 to 15 में, बैच 1 में? रेज योर हैंड, बैच 1 रोल नंबर 1 to 15, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अवेलेबल? बैच 1 बस 4 ही बच्चे हैं बस बैच 1 के, रोल नंबर 1 to 15 में। बैच 2 रोल नंबर 1 to 15, बैच 2 रोल नंबर 1, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।